Hello everyone. So today we will discuss about the topic design and evaluation of distributed database. In our previous video we had discussed about distributed database. So distributed database क्या था? सबसे पहले तो हमने देखा था कि डाटा क्या होता है जब हमारे पास रो फैक्ट होते हैं, और हमारा डाटाबेस क्या होता है जब हम उन रो फैक्ट्स को, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास होता है और हम उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, उसे हम डाटाबेस बोलते हैं। अब हम डाटाबेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है? जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस की बात करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में ही होगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कस्टमर का डाटाबेस अलग होता है, एम्प्लॉयज का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है। सो जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसकी पार्टीशनिंग कर देती है, यानी कि उसे बांट देती है। आधा डाटाबेस कहीं और स्टोर होगा, आधा कहीं और होगा, उसको बांट कर स्टोर कर देती है। यानी कि पहले तो क्या होता था कि पहले हम क्या करते थे, सारा डाटाबेस हम एक ही जगह पे स्टोर कर देते थे, उसे हम बोलते थे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। यानी कि जो भी हमारा डाटाबेस है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, किसी भी फैक्टर से रिलेटेड हो, हर जगह का डाटा एक ही प्लेस पे स्टोर होगा, एक ही लोकेशन पे स्टोर होगा, वो हमारा होता था सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में क्या होता है कि जैसे जितना भी हमारा डाटा है हम उसके पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने डाटा को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम 5 लोकेशन चुनते हैं और 5 लोकेशन पे हम अपने डाटाबेस को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। उस पांचों की पांचों लोकेशन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती हैं? कम्युनिकेशन लिंक की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजाइन कैसे करते हैं और इवेल्युएट कैसे करते हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को। यानी कि ऐसा डाटाबेस जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, पहले तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यानी कि उसकी डिजाइनिंग क्या है, एंड सेकेंडली हम उसे इवेल्युएट कैसे करते हैं। सो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इज नॉट स्टोर्ड इट्स एंटायरली एट अ सिंगल फिजिकल लोकेशन। यानी कि जो डाटाबेस हम एक लोकेशन पे स्टोर नहीं करते उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने एक लोकेशन पे स्टोर कर दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहा ही नहीं, हमने उसकी पार्टीशनिंग की ही नहीं। इंस्टेड ऑफ दिस इट स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट आर जियोग्राफिकली क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। यानी कि हम क्या करते थे, उसे सेपरेट कर देते हैं, उनके पार्ट्स बना के अलग अलग लोकेशन पे जब हम उसे स्टोर कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। और वो जो सारे डाटाबेस होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन लिंक और नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। When data are stored in different databases of this organization, then it is known as distributed database। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जब डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होता है और वो सारी एक दूसरे से कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। जैसे हम अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसे बनता है कि ये हमारा डाटा है, ये भी हमारा डाटा है, ये भी हमारा डाटा है और ये भी हमारा डाटा है। अब ये सारा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है जिसे हमने 4 लोकेशंस पे क्या किया है, स्टोर कर दिया है। लेकिन ये चारों लोकेशन क्या है, अलग अलग जगह पे। इसका मतलब हमने अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इन सबको हमने एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रखा है, ये है हमारा कम्युनिकेशन लिंक। यानी कि नेटवर्क की हेल्प से और कम्युनिकेशन लिंक की हेल्प से हमने क्या कर दिया है, इसे स्टोर कर दिया है, और जो भी हमारा डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेडली स्टोर हमने कर रखा है। सो इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। डिजाइनिंग का सिंपली मतलब होता है कि आपका जो डाटाबेस है आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। यानी कि अब आपके पास आपका डाटाबेस है, आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना डाटा है वो अब आपके सामने है, आपको उसे स्टोर करना है। सो अगर हमें उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के तरीके से स्टोर करना है तो इसका मतलब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। यानी कि कैसे हम अपने डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं। डाटा फ्रेगमेंटेशन एंड डाटा रिप्लिकेशन आर द 2 टेक्निक्स यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस डिजाइन। यानी कि जो भी आप डाटाबेस का डिजाइन करते हो डिस्ट्रीब्यूटेड का, उसमें 2 ही टेक्निक यूज की जाती है, या तो डाटा रेप्लिकेशन या फिर डाटा फ्रेगमेंटेशन। यानी कि आप जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है उसे 2 ही तरीके से क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, या तो फ्रेगमेंटेशन की तरीके से या फिर रेप्लिकेशन की हेल्प से। दीज आर द टेक्निक दैट आर यूज्ड टू डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कैन ओनली बी डिजाइन इन दीज 2 ways। यानी कि जब आप अपने डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो 2 ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेडली डिजाइन हो सकता है, या तो आप उसके रिप्लिकेशन की वे से डिजाइन कर रहे हो या उसे फ्रेगमेंटेशन की वे से डिजाइन कर रहे हो। फर्स्ट है डाटा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हमारा फर्स्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा डिजाइनिंग।
डाटा फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज डाटा पार्ट। जब हम क्या करते हैं, डाटा को पार्टीशनिंग करते हैं, उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसकी पार्टीशन कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा फ्रेगमेंटेशन। यानी कि अब हमने क्या किया है, जैसे हमें नॉर्मली मैंने जो डायग्राम बताया था डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी को हम डाटा फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। यानी कि जितने, मान लो आपके पास 100 यूनिट ऑफ डाटा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन 100 यूनिट को आप क्या करते हो, 50-50 में डिवाइड करके 2 लोकेशन पे स्टोर करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस हो जाएगा। और उसे डिजाइन करने में आपने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, डाटा फ्रेगमेंटेशन का। यानी कि आपने एक ही डाटा को डिवाइड कर दिया है 2 या 3 लोकेशंस में और उसे स्टोर कर दिया है, उसको हम बोलते हैं डाटा फ्रेगमेंटेशन। रीजन बिहाइंड डाटा, अब हम ऐसा करते क्यों हैं, इस डाटा को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू इंप्रूव द स्केलेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ लार्ज टेबल्स। यानी कि क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, सो उसको मैनेज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सो हर पार्ट को हम सेपरेटली अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाएगी। टू हैव डिफरेंट एक्सेस पैटर्न्स, यानी कि अब क्या हो जाएगा, आपके एक्सेस पैटर्न कितने ज्यादा हो जाएंगे। एक तो आप डायरेक्टली, आपका सिर्फ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस अगर होता, इसका मतलब क्या है, सारा डाटा आपका यहीं पे है, अगर इस यूजर को आपके को एक्सेस करना है तो सिर्फ यहीं से एक्सेस कर सकता है और कहीं उसको अवेलेबिलिटी है ही नहीं डाटा की। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का यूज करते हैं, इसका मतलब हमारा मान लो 2 लोकेशन पे डाटा है और वो भी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो जो भी हमारा यूजर अगर इससे लेना है तो यहां से भी ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, यानी कि हमारा नेटवर्क ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। अगर ये सिर्फ एक प्लेस पे होता तो पहले एक ही डाटा मिलता, दूसरे डाटा के लिए उसे वेट करना पड़ता। सो हमारे जो एक्सेस पैटर्न है हमें ज्यादा मिल गए, ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, और अगर कहीं और सेव होता, थर्ड लोकेशन पे होता, तो वो पैटर्न भी हमें मिल जाता। सो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न होते हैं डाटा को एक्सेस करने के, जिसकी वजह से हमारी मैनेज एज वेल एज एक्सेसिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है, डाटा अवेलेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। देन सिक्योरिटी, यानी कि आपका डाटा सिक्योर भी हो जाता है। अब सिक्योर कैसे हो जाता है कि अगर आपका एक डाटा सिर्फ एक ही लोकेशन पे सिक्योर है, तो अगर कोई करप्शन होती है, कुछ फेलियर होता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो आपका सारा का सारा डाटा ही क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर किया है, तो अगर कोई इंट्रूडर है, हैकर है, आपके उस पर अटैक भी करता है, तो आपका कुछ डाटा तो सेफ रहेगा। अगर उन्होंने एक लोकेशन पे अटैक किया है तो बाकी 3 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे जो डाटा था वो सिक्योर रहता है। इसलिए हम डाटा फ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं। टाइप ऑफ डाटा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि मैंने बताया ही था कि जो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम डाटा फ्रेगमेंटेशन भी बोल देते हैं। सो हमारे इसके नॉर्मली 2 ही टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल आर हॉरिजॉन्टली ग्रुप्ड टुगेदर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टिवली यूज्ड बाय ट्रांजैक्शन। यानी कि इसमें हम डाटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो जितना भी हमारा डाटा है उसको हम अलग अलग रो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि डिफरेंट रोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5 रो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 रो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हर जो भी जितनी भी हमारी रो बनेंगी उन्हें अलग अलग लोकेशन पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो जब हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होता है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली जब हम रो की वे में अपने डाटा को पार्टीशन करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, देन स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। सिमिलरली वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, हम कैसे डाटा को डिवाइड करेंगे, उसकी पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, कॉलम्स में हमारे डाटा को हम कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे, देन उसे स्टोर कर देंगे डिफरेंट लोकेशन पे, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। सो फर्स्ट हमारा केस क्या था, फ्रेगमेंटेशन का, वो कंप्लीट हो गया। सेकेंडली हम कैसे डाटा को डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज डाटा रिप्लिकेशन। डाटा रिप्लिकेशन क्या होता है, जब आप डुप्लीकेट डाटा को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। यानी कि इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन इसमें डिजाइनिंग क्या होगी कि आपका जो डाटा अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होगा वो आपका सेम डाटा होगा। डाटा फ्रेगमेंटेशन में आपने क्या किया था, आपकी 100 यूनिट थी, आपने 50-50 में डिवाइड करके 2 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। अब दोनों लोकेशन पे क्या है, अलग अलग डाटा है, क्योंकि आपने 100 यूनिट को डिवाइड कर रखा है। लेकिन डाटा रिप्लिकेशन में क्या होता है, आपका सेम डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की आपने 4 कॉपी बना ली, यानी कि आपके पास अब सेम 100 यूनिट की 4 कॉपी हैं, और उन चारों को आप अलग अलग 4 लोकेशन पे सेव कर रहे हो। यानी कि आपने डिस्ट्रीब्यूट तो कर रखा है, लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है वो क्या है, आपका सेम डाटा है। यानी कि सिमिलर डाटा को जब आप करते हो, सेव करते हो, स्टोर करते हो डिस्ट्रीब्यूटेडली, उसको हम बोलते हैं डाटा रिप्लिकेशन।
If a database has its scope is stored at 2 or more site, that is said to be data replication. यानी कि सेम डाटाबेस, डाटा फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंट होता है, लेकिन डाटा रिप्लिकेशन में सेम डाटाबेस जब आप डिफरेंट साइट पे डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करते हो, उसको हम बोलते हैं डाटा रिप्लिकेशन. रिप्लिकेशन इज यूजफुल इन इंप्रूविंग द अवेबिलिटी ऑफ डाटा. अब रिप्लिकेशन आपके लिए कब यूजफुल होता है? अवेबिलिटी ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो सेम डाटा है वो 4 लोकेशन पे स्टोर है, 1 2 3 4, हमारी 4 लोकेशन पे. अब यूजर ने इससे एक्सेस करना चाहा उस डाटा को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो एक्सेस नहीं कर पा रहा. सो अगर हमारा डाटा फ्रेगमेंटेशन होता तो वो दूसरे से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे में तो कोई और डाटा है. इसीलिए क्या होगा, आपको वो डाटा के लिए वेट करना पड़ेगा. लेकिन डाटा रिप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता. इसमें भी सेम डाटा है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, यानी कि चारों जो हैं वो कॉपी हैं एक दूसरे की. रिप्लिकेटेड डाटा है, डुप्लीकेट डाटा है चारों प्लेसेस पे. सो अगर उसको यहाँ नहीं मिल रहा तो यूजर यहाँ भी ट्राई कर सकता है, यहाँ भी ट्राई कर सकता है और यहाँ भी ट्राई कर सकता है. डिफरेंट लोकेशन पे ट्राई कर सकता है, इसलिए उसकी अवेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. When a site containing the copy of replicated database fails, the database is still available at another site. यानी कि अगर हमारे पास 4 साइट है, चारों साइट पे सिमिलर डाटा है, अगर कोई एक साइट फेल भी हो जाती है, हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो हमें सेम डाटा, सेम कॉपी किसी और साइट पे अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हमारी वर्किंग नहीं रुकती और हम कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली क्या कर सकते हैं? वर्किंग कर सकते हैं. टाइप ऑफ रिप्लिकेशन. अब रिप्लिकेशन के भी 2 टाइप होते हैं, कंप्लीट रिप्लिकेशन एंड सिलेक्टिव रिप्लिकेशन. कंप्लीट क्या होता है? इनकम्प्लीट रिप्लिकेशन हम सारा का सारा डाटा, यानी कि अगर हमारी 100 यूनिट थी तो 100 की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं एंड देन उसे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करते हैं. इसमें हम सारे डाटा को, जितना भी हमारा डाटाबेस है, उसकी कंप्लीट की कॉपी करते हैं एंड अलग अलग लोकेशन पे क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं, जो हमारी अवेबिलिटी को क्या करता है? इंप्रूव करता है. लेकिन सिलेक्टिव में हम क्या करते हैं? जैसे 100 यूनिट थी हमारी, सो 100 की कॉपी नहीं करते, उसमें से 25 की कॉपी कर ली और 25 यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है, यानी कि टोटल 100 सेव नहीं है. हमने सिर्फ इसमें से 25 को सिलेक्ट कर लिया, 25% डाटा को सिलेक्ट कर लिया और उसे अलग अलग लोकेशन पे क्या कर दिया? स्टोर कर दिया. सो इसमें हम क्या करते हैं? सारे डाटा को नहीं करते, सिलेक्टिव डाटा को रिप्लिकेट करते हैं और उसे अलग अलग लोकेशन पे क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल को इंप्रूव करता है. नाउ डाटाबेस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कि हम अपने डाटाबेस की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था वो हमारा क्या था? डाटाबेस को डिजाइन कैसे करते हैं. डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हमें क्या करना है? डाटाबेस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यानी कि डाटाबेस कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. हमारी इवेल्युएशन नेसेसरी क्यों होती है? अगर आप इवेल्युएट नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो आपकी क्या है? इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आप बेटर डीलिंग नहीं कर पाओगे. अगर आप इवेल्युएट करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं और उसे आप सॉल्व करके और बेटर परफॉर्म कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ डाटाबेस, देयर आर 2 बेसिक पर्पस. जब हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो उसके पीछे 2 रीजन होते हैं. या तो फर्स्ट है हमारा फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ सिंगल डाटाबेस सिस्टम, यानी कि एक सिंगल डाटाबेस का हम कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ उसे कंपेयर नहीं कर रहे. एक सिंगल डाटाबेस में ही ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी स्टडी के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं. और सेकंड, स्टडी वन और मोर डाटाबेस, यानी कि हम एक से ज्यादा डाटाबेस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. सो फर्स्ट हमारा रीजन क्या हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही डाटाबेस की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सी सीरीज बेस्ट है, कौन सा एनवायरनमेंट बेस्ट है, उसकी स्टडी करते हैं. और सेकेंडली हम क्या करते हैं? 2 या उससे ज्यादा जो हमारे डाटाबेसेस है उन्हें कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा डाटाबेस सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है. अब मॉडल्स फॉर इवैल्यूएटिंग, यानी कि कौन कौन से मॉडल्स का, कौन कौन से मेथड्स का हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए. सो हमारा फर्स्ट मॉडल है क्यूइंग मॉडल. क्यूइंग मॉडल का मतलब क्या होता है? लाइन. क्यू का मतलब ही क्या होता है? आप लाइन, यानी कि हमने एक क्यू बना दी, एक लाइन बना दी है. जितने भी हम डाटाबेसेस यूज कर रहे हैं उनकी हमने एक लाइन बनाई और उस लाइन में हर इफेक्टिवनेस को, हर फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं. दिस मॉडल आर इफेक्टिव टू स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ द डाटाबेस सिस्टम, यानी कि डाटाबेस सिस्टम के सारे डायनेमिक्स को, हर तरीके से उसके हर एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है. सभी डाटाबेस, जितने भी डाटाबेस हमारे हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनको हम एक क्यू में लगा देते हैं, एक लाइन में लगा देते हैं और उनकी स्टडी की जाती है. हर फैक्टर की, हर एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है और उसमें हम फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा ज्यादा सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड देन हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं.
सेकेंड इज कोस्ट मॉडल। कोस्ट मॉडल नेम ही सजेस्ट करे, यानी कि इसमें हम जो भी इवैल्यूएशन है वो कोस्ट के बेसिस पे करते हैं कि किस डाटाबेस की कोस्ट कितनी आ रही है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब हम आपको देखें कि सिंपली हम ये नहीं देखते कि कौन से डाटाबेस में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम उसको उसकी परफॉर्मेंस के साथ भी क्या करते हैं, डील करते हैं। क्योंकि आपकी अगर परफॉर्मेंस भी अच्छी है और कोस्ट भी आ रही है तो इसका मतलब आपका डाटा सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आपकी कोस्ट तो बहुत ज्यादा आ रही है और परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही, इसका मतलब वो नेगेटिवली आपका डाटा परफॉर्म कर रहा है। सो आपको कोस्ट के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ेगी, यानी कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं देखनी, अगर आपका आउटकम भी अच्छा है उसी के बेस पे आप क्या करोगे, कोस्ट मॉडल के बीच में इवैल्यूएशन करते हो। कोस्ट मॉडल आर यूजफुल इन स्टडिंग द कोस्ट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल स्टोरेज एंड क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि अब उसकी परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि उसकी स्टोरेज कितनी है और वो कितनी जल्दी क्वेरी प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर हमारी एक डाटाबेस की कोस्ट हमने ज्यादा लगाई है लेकिन उसकी क्वेरी प्रोसेसिंग भी अच्छी है, स्टोरेज स्पेस भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब हमारा वो डाटाबेस अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अच्छी वर्किंग कर रहा है। लेकिन एक ऐसा डाटा है जिसपे कोस्ट हमने नहीं लगाई और उस पे लेकिन ना हो तो हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग अच्छी हो रही, तो इसका मतलब कोस्ट हमारी उसकी कम है, दूसरे वाले की ज्यादा है। पर हमारा जो बेटर डाटाबेस कौन सा है, जिसकी कोस्ट ज्यादा है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहा है। सो कोस्ट और परफॉर्मेंस दोनों को हम मेजर करके देन हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, किसमें कुछ कमियां हैं। इन दिस डाटाबेस आर इवेल्युएटेड विद द मेजर ऑफ कोस्ट, यानी कि इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, कोस्ट को कंसीडर करते हैं। देन सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड में क्या होता है, हम सिमुलेशन मॉडलिंग करते हैं। सिमुलेशन क्या होता है, एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट रेडी करना। अ सिमुलेशन मॉडल इज मोर इफेक्टिव फॉर ऑब्टेनिंग बेटर एस्टिमेट। ये जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है किस चीज के लिए, इवेल्युएशन के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल डाटा बेस को इवेल्युएट नहीं करते, उसके जो उसका स्टिमुलेट बना होता है, सिमुलेशन बना होता है, उसको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सिंस इट इज नॉट ओनली एनालाइज द डाटाबेस सिस्टम, यानी कि सिर्फ डाटाबेस सिस्टम को अकेले में हम क्या उसे बिना छेड़े, यानी कि रियल जो डाटाबेस है, एक्चुअल जो डाटाबेस है, उसको हम कुछ उसमें करप्ट नहीं करते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, उसकी जो डुप्लीकेट एनवायरनमेंट हमने बना रखा है उसकी हम स्टडी करते हैं। सो हमारा जो एक्चुअल डाटाबेस है वो स्टोर भी रहता है, आइसोलेटेड भी रहता है, और हम इसमें इफेक्टिवली सारी स्टडी भी कर सकते हैं। और उसकी स्टडी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कौन सा डाटाबेस अच्छा है और कौन सा हमारे अभी वर्किंग स्लो कर रहा है। देन लास्ट इज बेंचमार्किंग मेथड। बेंचमार्किंग क्या होता है, जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, एक बेंचमार्क सेट कर देते हो, यानी कि आपने पहले ही इवैल्यूएशन से पहले ही क्या कर दिया था, एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। फिर आप जितने भी डाटाबेस है उनको उस बेंचमार्क के साथ कंपेयर करोगे, जो हमारे डाटाबेस उस बेंचमार्क तक पहुंच गए या उसे क्रॉस कर रहे हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जो उससे नीचे है यानी कि उनमें कोई कमियां हैं, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.